नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फर्स्टली सॉरी, इतने दिन तक मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई बिकॉज ऑफ सम फैमिली इमरजेंसी। बट नाउ अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अप टू 18 जून तक मैं आप लोगों के साथ लगातार बनी रहूं। आप लोगों की जितनी भी डाउट्स हैं, जितने भी आप लोगों की रिक्वेस्ट हैं, वो सारी मैं पूरी करूँ। तो उसकी शुरुआत आज इस वीडियो से ही करते हैं। सो ये पेपर मुझे शाइनी ने मेल करा कि मैम प्लीज़ ये पेपर हमारे साथ डिस्कस करिए। सो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पेपर से स्टार्ट करते हैं। सो ये पेपर एक्चुअली ये पेपर हुआ था 22 फेब को, लेकिन ये पेपर है दिसंबर 2022 का। ओके, सो चलिए इस पेपर से आज स्टार्ट करते हैं और अच्छे से मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। ओके, चलिए। सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग वॉज गिवन बाई। कल्चरल लैग का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया है? सो ऑलरेडी वीडियो मैं इस पर अपलोड कर चुकी हूँ। कल्चरल लैग होता क्या है, ठीक है, जो मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच की डिफरेंस की बात होती है कल्चरल लैग में। मैं प्रॉपरली इसको इस पर एक वीडियो चैनल पे मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के डाल रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख के इसको समझ सकते हैं कि कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जो चीज़ मैं पहले से पढ़ा रखी हूँ उस पर हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सो प्लीज़ आप जाकर इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट है विलियम ऑकबर्न का। ओके, ऑकबर्न का कॉन्सेप्ट है कल्चरल लैग। ये क्या होता है ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेटिविटी इज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेटिविटी है इसको किसने दिया? देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेटिविटी ना एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आई होप इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये कॉन्सेप्ट एक्जैक्टली है क्या। देखिए, सबसे पहले ये बता देती हूँ कि ये किससे जुड़ा हुआ है? लैंग्वेज से। ओके, अब आप सब लोगों ने, आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों ने, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी। उसमें आप लोग गीता वाला जो पोर्शन है जहाँ श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, ये आप जानते होंगे, ठीक है ना। सो अगर आप देखो तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ अर्जुन जी कहते हैं कि नहीं, सामने तो मेरे सब घर वाले खड़े हैं, मैं इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊँगा, मैं इनके ऊपर कैसे हाथ उठाऊँगा, ये तो सब मेरे बड़े हैं ना। तो कृष्णा जी क्या करते हैं? कृष्णा जी उनको क्या करते हैं? उनको संवाद देते हैं, उनको गीता सुनाते हैं। गीता उनको बताते हैं, उनके जितने भी डाउट्स रहते हैं, उनके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, सबको आंसर करते हैं। और फाइनली अर्जुन जी एकदम क्लियर माइंड के हो जाता है और उसका कहते हैं नहीं मैं युद्ध करूंगा, है कि नहीं। तो परफॉर्मेटिविटी क्या है? परफॉर्मेटिविटी बात करता है पावर ऑफ लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज में इतना पावर है कि वो हमारे वर्ड में कैसे चेंज ला सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि लैंग्वेज की पावर ही थी ना, कृष्णा जी की बातों में इतनी दम था, इतना बल था कि उन्होंने एक आदमी जो कह रहा था कि नहीं ये तो मेरे घर वाले हैं, इनसे मैं नहीं, इनके ऊपर मैं कैसे हाथ उठाऊंगा, फाइनली उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और वो एकदम क्लियर माइंड से इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ परफॉर्मेटिविटी में भी है। परफॉर्मेटिविटी का कॉन्सेप्ट देते हुए जॉन एल ऑस्टिन कहते हैं कि परफॉर्मेटिविटी कहता है कि लैंग्वेज जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम अपनी दुनिया को समझने के लिए या फिर दुनिया को समझाने के लिए कि अच्छा क्या है हमारा वर्ल्ड व्यू क्या है ये बताने के लिए नहीं। लैंग्वेज में इतनी पावर है कि वो हमारे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। उसमें क्या है? उसमें चेंज ला सकता है, ठीक। फिर ये समझाते समझाते ये कहते हैं कि लैंग्वेज ना दो तरह की होती है। एक लैंग्वेज होती है जिसको हम कॉन्स्टेटिव लैंग्वेज बोलते हैं और दूसरी लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग परफॉर्मेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेटिव लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें हम अपनी आसपास के अपने वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये सब बातें करते हैं। लेकिन परफॉर्मेटिव लैंग्वेज होती है जो कि कुछ सोशल एक्शन करती है। लैंग्वेज क्या करती है? सोशल एक्शन करती है, कुछ काम कर रही है लैंग्वेज, हमारे वर्ल्ड में कुछ चेंज ला रही है। वो लैंग्वेज क्या है? वो जैसे यहाँ पर कृष्णा जी की जो लैंग्वेज थी वो क्या कर रही थी? सोशल एक्शन कर रही थी कुछ, जिससे चेंज आ गया, पूरे पूरा युद्ध ही बदल गया। वैसे ही ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो होती है, जो परफॉर्मेटिव लैंग्वेज होती है, कुछ सोशल एक्शन करती है, कुछ चेंजेस लाती है हमारी सोसाइटी में। जैसे ये कहते हैं कि ये जैसे कहते हैं कि अगर सही टाइम पे करेक्ट टाइम पे करेक्ट स्पीकर द्वारा, ठीक है भाई, करेक्ट स्पीकर, करेक्ट सर्कमस्टेंसेस अगर हैं, तो अगर कोई बात कही जाती है तो उसके बहुत मायने होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, अगर कोई क्रिश्चियन वेडिंग हो रही है, ठीक है, क्रिश्चियन वेडिंग हो रही है, ठीक, या फिर कोई मुस्लिम वेडिंग हो रही है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ एक शब्द है कबूल है, या फिर आई डू, या फिर यस ना, ये बोल। तो अगर इसको कोई करेक्ट सर्कमस्टेंस पे, कोई करेक्ट स्पीकर करेक्ट टाइम पे बोल देता है, तो ये हो क्या रहा है? एक अनमैरिड इंडिविजुअल किस में बदल जा रहा है? एक मैरिड इंडिविजुअल में बदल जा रहा है। तो लैंग्वेज में इतनी पावर है। तो जॉन एल ऑस्टिन ये कहते हैं कि परफॉर्मेटिविटी के कॉन्सेप्ट में यही चीज़ समझाने को कहते हैं। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारे बड़े हमें समझाते हैं कि जो बोलो समझ कर बोलो, आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है, आपके शब्द बहुत चेंज ले। आपने देखा होगा बहुत से बड़ा युद्ध रुक गया और बड़ा से बड़ा युद्ध हो गया बिकॉज ऑफ बात से, केवल लैंग्वेज से, ठीक। तो हमारे बड़े भी हमें यही समझाते हैं कि जो बोलिए हमेशा सोच समझ के बोलिए, एक बार जो मुंह से निकल गया उससे बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं सामने वाले
जो आपको सुन रहा है, ठीक है ना। तो वही ऑस्टिन समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेटिविटी में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप रटो, आपके दिमाग में तुरंत कृष्णा जी आ जाए, या फिर आपके दिमाग में तुरंत ये क्रिश्चियन वेडिंग का आइडिया आ जाए और आपको दिमाग में रहे कि हाँ इसको जॉन एल ऑस्टिन ने दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ की सिनेरियो वॉज यूज्ड बाई। देखिए ये जब हम लोग जो भी हमारी थीरीज़ हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल थीरीज़ हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है की सिनेरियो का। और ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये एक अलग से अपने में टॉपिक है। तो इसको मैं ये पूरा वीडियो जब मैं आपको ये अपलोड करूँगी, मैं अलग से इस पर एक छोटा सा वीडियो डालूँगी 5-10 मिनट का, जिससे मैं आपको ये की सिनेरियो का पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है? इसको दिया है शेरी ऑर्टनर ने, ठीक है। शेरी ऑर्टनर का ये कॉन्सेप्ट है। अब ये है क्या एग्जैक्टली, इस पर मैं अलग से वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि ये हमारे थीरी से क्वेश्चन आया है, एंथ्रोपोलॉजिकल थीरीज़ का पार्ट है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठा है। तो ये प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये समझाने के लिए मैं अलग से इस पर एक वीडियो डाल दूँगी छोटा सा, ठीक है ना, पक्का डालूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, the kinship terminology principle through which blood relatives are distinguished from relative by marriage is called। देखिए वो किनशिप टर्मिनोलॉजी प्रिंसिपल आपको बताना है जिसके थ्रू हम लोग क्या डिस्टिंग्विश करते हैं, फिनल और कॉन्सिग्यूनल को डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, सो डैट मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्वेनेंट, ठीक है। ये जो कॉन्वेनेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसके थ्रू हम लोग कॉन्सिग्यूनल और एफिनल को डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज्ड बाई। आपसे पूछ रहा है कि एंटी स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ओके, देखिए सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ, फिर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? विक्टर टर्नर ने दिया। अब विक्टर टर्नर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। विक्टर टर्नर को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? जब हम लोग सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, सिम्बॉलिक थियरीज पढ़ते हैं, ठीक। इनके सिम्बॉलिज्म को क्या बोलते हैं? रिचुअल सिम्बॉलिज्म बोलते हैं, बिकॉज ये बात करते हैं कि जब भी कोई रिचुअल होता है उसमें जो सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, विक्टर टर्नर जो थे ये दुर्खीम से बहुत ज़्यादा क्या थे? इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए आपको इनके वर्क में दुर्खीम की झलक देखने को ज़रूर मिलेगी। जैसे ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि हर सिंबल का कुछ सोशल एक्शन होता है और वो उनका सोशल एक्शन क्या है कि ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं? सोशल सॉलिडेरिटी को मेंटेन करते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, जो कि बात कौन करता है? दुर्खीम भी करते हैं, ठीक। जब अभी विक्टर टर्नर पे अलग से वीडियो बनाऊंगी तो समझाऊंगी, अभी मैं इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको बताती हूँ यहाँ पर, ठीक। आई होप आपको थोड़ा आइडिया सबका मिल जाएगा। एक तो बात करते हैं ये रिचुअल सिम्बॉलिज्म की, यहीं पर ये एक तो पहला कॉन्सेप्ट इनका ये हो गया। दूसरा यहीं पर एक कॉन्सेप्ट देते हैं सोशल ड्रामा का। मैं एक वीडियो में और विक्टर टर्नर के बारे में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इन्होंने प्ले पे काम किया है, ड्रामास पे काम किया है, ठीक है ना। तो इन्होंने सोशल ड्रामा का भी कॉन्सेप्ट, और इन्होंने सोशल ड्रामा में क्या बताया था मैं आपको जरा सा बता देती हूँ कि इन्होंने कहा कि जो भी सिम्बल्स होते हैं, रिचुअल सिम्बल्स होते हैं, उनके चारों तरफ ना एक ड्रामा होता है। ड्रामा का मतलब जैसे समझिए कि जैसे आप अगर आपके घर में पूजा होती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? ऐसे स्वास्तिक बना देते हैं, ठीक। आप स्वास्तिक के किनारे यहाँ फूल रख रहे हैं, यहाँ कुछ कर रहे हैं, यहाँ कुछ, मतलब जो पंडित जी होते हैं वो बहुत सी चीज़ें करते हैं, या फिर जैसे हवन कुंड बन गया, अब इसके चारों तरफ बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो इसी को ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि यही क्या है, मतलब सिम्बल्स के चारों तरफ जो ड्रामा हो रहा है उसको इन्होंने सोशल ड्रामा कहा, ठीक। तीसरा कॉन्सेप्ट ये देते हैं मल्टी वोकैलिटी का। मल्टी वोकैलिटी क्या है? मल्टी वोकैलिटी वही है जो आपको पीके मूवी में दिखाया गया है, मैं आपको समझाती हूँ। पीके मूवी आप सब, आई होप आप सभी ने देखी होगी। तो वहाँ पर देखिए यही कन्फ्यूज़न ना कि वो घूमता रहता है कि अच्छा वाइट तो शोक में पहना जाता है, लेकिन वाइट तो यहाँ तो मैरिज में पहन रखा है, फिर ब्लैक तो उसमें पहनते हैं, ब्लैक तो डेली पहन रही हैं। मतलब जो सिम्बल्स हैं उनके जो मीनिंग है कैसे बदल जाती है। मतलब जैसे समझिए कि रेड कलर, ये जो मैंने रेड लिया है, ठीक। अगर आप किसी हिंदू मैरिज में जाएंगे तो वहाँ रेड कलर का बहुत सिग्निफिकेंस है, ठीक। किसी लड़की से पूछेंगे तो उसकी लाइफ में रेड कलर के बहुत मायने, रेड शादी, सिंदूर, ठीक है, ये सब के में। लेकिन वहीं पर आप किसी और बच्चे से पूछोगे तो उसके लिए रेड कलर का मायने क्या है? कि खतरा है, डेंजर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है? मल्टी वोकैलिटी का ये कॉन्सेप्ट देते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये क्या देते हैं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये देते हैं लिमिनैलिटी का, लिमिनैलिटी, और इसी के साथ एंड कम्युनिटास, ये दो कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ा जाता है, ठीक। ये जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है ना, ये एंटी स्ट्रक्चर, ये एंटी स्ट्रक्चर ही किसको ही ये क्या कहते थे? कम्युनिटास बोलते थे। ये चीज़, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि कभी कम्युनिटास लिख कर आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। एंटी स्ट्रक्चर को ये क्या बोल रहे हैं? कम्युनिटास बोल रहे हैं, पहली चीज़, ठीक। देखिए इन्होंने सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी पे तो काम किया ही किया, साथ ही साथ इन्होंने जो राइट्स द पैसेज है, ठीक है, राइट्स द पैसेज,
मैंने इसको ऑलरेडी आपको समझाया है। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया है? वॉन जेनेट ने, एडोल्फ वॉन जेनेट ने। उनके इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं। ट्रांजिशन स्टेज आती है, देन सेपरेशन, सॉरी पहले सेपरेशन स्टेज आती है, लिख दे रही हूँ। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया, आप में से जिसको नहीं पता है प्लीज़ जाके देखिएगा। ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और जो हायर एजुकेशन का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और सेपरेशन, ट्रांजिशन एंड इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ये 3 स्टेज की बात करते हैं जेनेट, ठीक। राइट द पैसेज, राइट द पैसेज क्या है कि आप अपनी लाइफ में जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा, इनफैक्ट सोशियोलॉजी में हमें पढ़ाया भी जाता है 16 संस्कार के बारे में, हिंदुओं में होता है ना, कि जब इंडिविजुअल एक स्टेज से अपनी लाइफ के दूसरे स्टेज में जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप चिल्ड्रन थे तो आप फिर एडल्टहुड में गए तो एक संस्कार हुआ, देन आपकी मैरिज हो रही है तो अलग संस्कार हुआ ना। जैसे ब्राह्मण्स में या फिर ब्राह्मण्स में, क्षत्रिय में अगर शादी होती है लड़के की तो उसके पहले देखिए जनेऊ संस्कार होता है, ठीक है ना। तो ये सब सारे जो संस्कार होते हैं वही क्या है, राइट द पैसेज की वही चीज़ ये समझाना है राइट द पैसेज में, ठीक। इसी चीज़ के एकदम आप समझिए कंटेम्प्रेरी विक्टर टर्नर भी कहते हैं कि ये इसी को सेपरेशन को ये क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनल स्टेज बोलते हैं। उसके बाद लिमिनल स्टेज की बात करते हैं, और उसके बाद पोस्ट लिमिनल स्टेज की बात करते हैं, ठीक। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्टेज, एक स्टेज आई पहले सेपरेशन स्टेज की, समझिए ऐसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अभी आप सारे लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है। फिर एक स्टेज आएगी कि आपकी नौकरी लग जाएगी की, ठीक। और फाइनली आप क्या करोगे, आपको जॉब मिल जाएगी, आप जॉब में क्या करोगे, ज्वाइन कर लोगे, ठीक। तो पहले तो आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक। आपको अचानक से आता है कि अरे आपका तो एग्ज़ाम निकल गया, आपको तो नौकरी लग गई, ठीक। तो अब आप अपनी ये जो स्टेटस है, ये जो लाइफ आप जीते थे कि रूम में बैठे हो, पढ़ रहे हो, खाना खा रहे हो, सो जा रहे हो, कुछ नहीं करना और कुछ ना, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप अपने आप को सेपरेट करना शुरू करोगे ना, फिर ठीक है, सेपरेट करोगे, फिर आपकी क्या आएगी, ट्रांजिशन वाली स्टेज आएगी कि नहीं आएगी, ये ट्रांजिशन जहाँ पर आप खुद को चेंज कर रहे हो, जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा मेरी तो नौकरी, मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हूँ, अब तो मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा, अब तो मुझे अच्छे से डेवलप होकर जाना पड़ेगा कॉलेज, अब तो मुझे अपने प्रोफेसर से बात करनी पड़ेगी, मुझे वीसी से मुझे ये करना, मुझे अब मैं सोशलाइज करूँगा लोगों से, मुझे तब बोलने का मेरा ढंग अच्छा होना चाहिए। अभी तो कैसे भी दोस्तों से बोल लेता था, कैसे भी बोल लेता था, लेकिन अब तो ये जो ट्रांजिशन वाली स्टेज आएगी, एंड फाइनली क्या करोगे, आपको जॉब मिल जाएगी तो आप इनकॉर्पोरेट करोगे ना नई चीज़ें, ठीक। यही चीज़ जेनेट कह रहा है, और इसी चीज़ को प्रीलिमिनल, लिमिनल और पोस्ट लिमिनल। तो ये जो ट्रांजिशन वाली स्टेज है, जिसको लिमिनल कह रहे हैं जेनेट, सॉरी जिसको लिमिनल कह रहे हैं टर्नर, ठीक। इसी को यहीं पर टर्नर कह रहे हैं कि यहीं पर इस स्टेज में बहुत ज़्यादा क्योस लाइफ में बचा रहता है। क्यों? क्योंकि आप क्या थे और अब आप क्या होने जा रहे हो। आप अभी तक क्या थे, एकदम मस्त मौला बच्चे, ठीक है, किसी से कोई लेना नहीं, बस पढ़ना लिखना है, बस एक नौकरी पानी है आपने। लेकिन अब आपको जब नौकरी मिल गई है, अब आपको जब जॉब आपकी लग गई है, तो अब आप क्या हो गए, आपका स्टेटस एलिवेट हो गया है ना। आप एक अपने अभी तक क्या था, आपका स्टेटस आप समझिए लोअर स्टेटस पे थे, लेकिन अब आपका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ गया है। अब आपको लोग बच्चे की तरह नहीं देखेंगे, आपको एक सीरियस इंडिविजुअल देखेंगे। जैसे आप समझिए कि कोई लड़का बैचलरहुड में था और उसकी शादी हो गई, ठीक। तो बैचलरहुड में था तो लोग उतना सीरियसली नहीं, लेकिन अब आपकी शादी होगी, तब आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो अब आपको लोग अलग तरीके से देखेंगे। अब आपका स्टेटस सोसाइटी में ऊपर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो बीच वाली स्टेज आएगी ना, जहाँ पर आप ट्रांजिशन हो रहा है, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्योस मचा होगा। होता नहीं कि जैसे शादी, अभी तक शादी नहीं हुई थी और ये शादी हो गई, तो ये जो बारात वाली सिचुएशन रहती है, आप समझो बहुत भागा दौड़ी मची रहती है। वही सेम चीज़ आपकी लाइफ में समझिए कि नौकरी लगी, अरे कपड़े खरीदने हैं, अरे कैसे बोलना है, कैसे जाऊँगा, ये है वो है, पेपर्स तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये जो केओस है, इसी चीज़ को क्या बोल रहे हैं, ये कम्युनिटास या फिर एंटी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं टर्नर के, मैंने आपको लगभग टर्नर यहीं पे समझा दिया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन भी आपको बता दिया और एंटी स्ट्रक्चर क्या है ये भी आपको समझा दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर तो मैंने बहुत ज़्यादा, आई थिंक 6 ये है, 1 सेकेंड मैं इसको हटाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे देखिए, यहाँ पर पूछ कि तेवालियोन एंड टार्थोल आर किन ग्रुप फाउंड एमंग दी। मतलब ये जो 2 किन ग्रुप हैं, ये किन ट्राइब में पाए जाते हैं, भील्स में, कुकीज़ में, नागा में कि टोडा में। तो देखिए ये जो 2 किन ग्रुप हैं को याद कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ये पाए जाते हैं टोडा ट्राइब में। ओके, टोडा ट्राइब कहाँ की है, ऊटी में पाई जाती है, नीलगिरी में। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, 1 सेकेंड। अकॉर्डिंग टू लेवी स्ट्रॉस डैश इज नॉट एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, ठीक। कि लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग क्या एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सचेंज में नहीं आता है। आपको पता है इन्होंने थ्योरी दी है, ठीक है। जब हम किनशिप पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं लेवी स्ट्रॉस के बारे में। तो लेवी स्ट्रॉस कह रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सचेंज में नहीं आएगा, करेंसी नहीं आएगी, विमेन नहीं आएगी, गुड्स नहीं आएंगे, कि मैसेजेस नहीं आएंगे। ओके, सो एज पर लेवी स्ट्रॉस
करेंसी इज़ नॉट एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, ठीक। एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सचेंज में करेंसी नहीं आता, विमेन आते हैं, गुड्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बट करेंसी नहीं आती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा, कॉग्नेट्स आर किन्समैन रिलेटेड टू ईगो थ्रू। देखिए यहाँ पर दो टर्म है, पहला है कॉग्नेट्स और दूसरा है ईगो। तो पहले मैं आपको बताती हूँ ईगो, जिन बच्चों को नहीं पता कि ईगो क्या होता है। देखिए ईगो, ओके, जैसे मैं अगर मान लीजिए आपके यहाँ आई हूँ आपसे डेटा कलेक्ट करने, ठीक है, तो अगर आप हो, ठीक, आपको मानकर अगर मैं आपकी पूरी जीनियोलॉजी आपकी फैमिली की बनाती हूँ कि ये आप हो या आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग जब किनशिप में जीनियोलॉजी बनाते हैं तो उसके अलग अलग सिंबल्स होते हैं, ठीक। जैसे अगर आपको मेल को शो करना है तो आप ऐसे शो करोगे, फीमेल शो करना है तो आप ऐसे शो करोगे, ठीक है, मैरिज शो करनी है तो ऐसे शो करोगे, ठीक है ना। तो ये जब जिनको मैं मान कर सेंटर, ठीक है, अपनी ये पूरी जीनियोलॉजी बनाऊंगी, वो ईगो है, ठीक। कोई भी हो सकता है, अगर आप मुझको बता रहे हो अपनी फैमिली के बारे में कि अच्छा मैं हूँ, मेरे पापा हैं, उनकी शादी हुई है, मेरे पापा 3 भाई हैं, ये मेरे बाबा थे, जैसे जहाँ से भी मैं आपका बना रही हूँ, ठीक। तो जिससे भी जीनियोलॉजी ट्रेस की जाती है वो क्या होता है, ईगो होता है, ठीक, पहली चीज़। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि कॉग्नेट्स आर किन्समैन रिलेटेड टू ईगो थ्रू, ठीक। कॉग्नेट्स वो किन्समैन होते हैं जो ईगो से कैसे रिलेट होते हैं। कॉन्सिग्यूनल लिंक होता है केवल मेल से, कॉन्सिग्यूनल लिंक होता है केवल फीमेल से, इधर सेक्स से, मेल या फीमेल कोई भी, या फिर एफिनल लिंक होता है, ठीक। कॉन्सिग्यूनल एफिनल बहुत बार बताया, इसका मतलब क्या है आप लोगों को। कॉन्सिग्यूनल मतलब जहाँ पर ब्लड रिलेशन, एफिनल मतलब जहाँ पर मैरिज के थ्रू रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो कॉग्नेट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कॉन्सिग्यूनल लिंक होता है इधर किसी भी सेक्स से, मेल या फीमेल किसी भी तरफ से आप ईगो से ट्रेस कर सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ आश्रम स्कूल ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान। तो कौन से कमीशन ने आश्रम स्कूल बनाने के रिकमेंड किया था कि हमें आश्रम स्कूल्स बनाने चाहिए 5th 5-year प्लान में। तो ये मैं ऑलरेडी कमीशंस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये किसने रिकमेंड किया था, UN देवर कमीशन ने, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजिमनी वॉज प्रपोज्ड बाई। कल्चरल हेजिमनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका प्रोपोनेंट कौन है, फिर ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या समझाती हूँ। तो इसको किसने दिया, एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया। एंटोनियो ग्राम्सी क्या थे, एक इटालियन मार्क्सिस्ट थे। अब ये क्योंकि मार्क्सिस्ट हैं तो ये दिमाग में रखिएगा कि एक मार्क्सिस्ट है, ठीक। अब मैं आपको समझाती हूँ। अब पहले समझते हैं इस वर्ड का मतलब। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर कोई थिंकर है, ठीक है, वो अपने किसी कॉन्सेप्ट का जो टर्म यूज़ कर रहा है वो बहुत मैटर करता है, वो कहीं ना कहीं उसकी पूरी कॉन्सेप्ट को ही एक्सप्लेन कर देता है। देखिए हेजिमनी का मतलब क्या है, हेजिमनी का मतलब होता है डोमिनेंस, ठीक, लीडरशिप। कल्चरल हेजिमनी का मतलब कल्चरल डोमिनेंस, ठीक। अब ये एक क्या है, मार्क्सिस्ट है। मार्क्सिस्ट है मतलब ये क्या, अब ये क्या कह रहे होंगे, ये कह रहे हैं कल्चरल हेजिमनी के कॉन्सेप्ट से कि जो कल्चर, ठीक है, कि जो डोमिनेंट कल्चर होता है वो कंट्रोल करता है सोसाइटीज़ के वैल्यूज़ को, सोसाइटीज़ के नॉर्म्स को, उसको कंट्रोल करता है कौन, डोमिनेंट कल्चर। अब कल्चर किसका डोमिनेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, मार्क्सिस्ट ने कहा बुर्जुआ और पॉलीट्रेट, तो ऑब्वियस सी बात है जो बुर्जुआ है उनका कल्चर डोमिनेट करेगा। तो ये कह रहे हैं कि बुर्जुआ केवल ऐसा नहीं है कि आपके कैपिटलिज्म के थ्रू सब लीडरशिप कर रहे हैं, आप वर्किंग क्लास हो और वो लोग जिसको कहते हैं, आप समझ लीजिए कि आप एक तरीके से वो राजा हैं और आप प्रजा हो, आप काम कर रहे हो और उसका फ़ायदा वो ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने कैपिटलिज्म करके पूरा पैसे पे इन लोग का वो, ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कल्चर को भी यही कंट्रोल करने हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो कल्चरल आइडियोलॉजी है, वो उसको ये शेप कर रहे हैं। सोसाइटी के वैल्यूज़ क्या होंगे, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होंगे, वो भी ये शेप कर रहे हैं, वो भी ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल हेजिमनी के कॉन्सेप्ट पे कौन कह रहा है, एंटोनियो ग्राम्सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म जजमानी सिस्टम टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। जजमानी सिस्टम जो टर्म है, इसको सोशल एंथ्रोपोलॉजी में किसने दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सबको पता होगा। विलियम वाइजर ने इस पे बुक थी इनकी, हिंदू जजमानी सिस्टम, ठीक, 1936 में, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टडी करा था इन्होंने, करीमपुर में। करीमपुर ये भी कई बार पूछा जाता है, जो कि यूपी का एक विलेज है, वहाँ पर स्टडी की थी हिंदू जजमानी सिस्टम। बिहाइंड द बट वॉल्स भी इन्हीं की बुक है, ठीक। और वहाँ पर ये जजमानी टर्म जो है, जजमानी सिस्टम, ये जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब ये जजमानी सिस्टम है क्या, आई होप आप सबको पता होगा। ये एक सिस्टम है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का है कि हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में, ठीक, कि एक जो होता है वो जजमान होता है, दूसरा क्या होता है, कामिन होता है, और इसके बदले जैसे ये इनका काम करेंगे तो इसके बदले ये इनको कुछ देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ब्रीफ में आपको जजमानी सिस्टम का एक जो कोर है वो समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, विलियम वाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है मेडिकल सिस्टम मिरर्स पावर डिफरेंशिएशन इन सोशल क्लासेस इज एट्रीब्यूटेड टू। ये जो बात है कि ये जो कहा जा रहा है कि मेडिकल सिस्टम जो है वो मिरर पावर डिफरेंशिएशन इन सोशल क्लास, कि ये जो मेडिकल सिस्टम वो कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि पावर सोशल क्लासेस में जो पावर का डिफरेंशिएशन है उसको शो करता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है? मेरिल सिंगर और हैंस वीर, इन लोगों ने, और इन लोगों ने दोनों क्या है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और दोनों ने साथ में बहुत सी बुक्स लिखी हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इनकी बुक जरूर देख लें, जिससे मैं कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे मेरिल सिंगर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द सोशल वैल्यू ऑफ ड्रग एडिक्ट, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुत काम किया है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये करेक्ट ऑप्शन ये दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेड ग्रुप रिफरिंग टू वीमेन, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कौन फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था म्यूटेड ग्रुप का रिफरिंग टू वीमेन को रिफर करके, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन, पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये एक PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बहुत पहले नेट के एग्जाम में पूछा गया है एंथ्रोपोलॉजी के, ठीक। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे लोग पूछते हैं कि क्या मैं पुराना क्वेश्चन लगाऊं कि नहीं, वो आता है कि नहीं, तो जी आता है। ये पूरे बहुत ये नेट के पेपर में ऑलरेडी एंथ्रो में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब म्यूटेड ग्रुप जो है इसको किसने कहा? इसको कहा एडविन आर्डनर ने। क्यों कहा ऐसा समझाती हूँ। इन्होंने कहा कि जो विमेन हैं उनको इन्होंने म्यूटेड ग्रुप इसलिए कहा कि ये कहते हैं कि जब कोई सोशल डिस्कोर्स होता है तो वहाँ पर जो विमेन होती हैं वो अपनी बात नहीं रख पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर डोमिनेंस किसका होता है? मेन का डोमिनेंस होता है। तो ये तो अपनी बात अच्छे से रखते हैं, लेकिन विमेन जो है वो सोशल डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसीलिए इन्होंने इनको क्या कहा? म्यूटेड ग्रुप बोला, ठीक है, म्यूटेड ग्रुप बोला। और ये कहते हैं कि जब हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क भी करते हैं तो वहाँ पर भी कई बार होता है कि विमेन जो होती है वो अपनी बात नहीं रख पाती अपनी, तो हम लोग आधी जैसे कहते हैं ना कि दोनों साइड की बात हम नहीं लिख पाते, दोनों साइड की बात हम नहीं कर पाते हैं। एक साइड की बात तो होती है क्योंकि मेन का डोमिनेंस है, वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन विमेन जो कि क्या हो जाती है? म्यूटेड ग्रुप में आ जाती हैं, ठीक। वो चुप कर दी जाती हैं, चुप करा दी जाती हैं, इस वजह से उनका पक्ष हम नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया? इसलिए इन्होंने क्या कहा? म्यूटेड ग्रुप कहा, एडविन आर्डनर, ठीक है। इसके साथ शेरी आर्डनर भी थे, दोनों लोग पार्टनर हैं। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया वॉज स्टडीड बाई कैथरीन गॉज। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता सकती, पूरी लिस्ट दे चुकी हूँ। कैथरीन गॉज ने किसकी स्टडी की थी? नायर्स की स्टडी की थी। आप देखो एक ही जैसे नाम दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए, बट कैथरीन गॉज नायर्स की स्टडी करा था, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 आपसे पूछ रहा है who suggested that the motive of Sanskritization is not imitation per se but an expression of challenges and revolt against the socio-economic deprivation, ठीक है। आपसे पूछा किसने कहा कि जो मोटिव है संस्कृताइजेशन का वो ये नहीं है कि इमिटेशन नहीं है, ठीक है, जबकि ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है जो चैलेंजेस और रिवोल्ट अगेंस्ट द सोशियो इकोनॉमिक डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है, उसको शो करने के लिए एक एक्सप्रेशन है उसका, ठीक है। टी.के. ओमेन है, उसके बाद E.B. हार्पर है, उसके हेरोल्ड गोल्ड है और K.M. पानिकर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात किसने कहा था? किसने सजेस्ट करा था? सो ये सजेस्ट करा था किसने? हेरोल्ड गोल्ड ने, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक फैमिली इज एसोसिएटेड विद संथाली लैंग्वेज, ठीक। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संथाली लैंग्वेज किस लिंग्विस्टिक फैमिली से आता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो चाइनीज, द्रविडियन या फिर इंडो यूरोपियन फैमिली। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप कहीं से भी, आप EPG पाठशाला से, आप इग्नू से, आपको आसानी से मिल जाएगा और वहाँ पर लिखा होगा तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करता है संथाली लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 A.L. क्रोबर इन हिज फेमस ऐसे द सुपर ऑर्गेनिक, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा था, सुपर ऑर्गेनिक कल्चर को किसने कहा था? तो यहाँ पर एकदम याद कर लेना है तुरंत, A.L. क्रोबर ने, ओके। पब्लिश, अभी आपसे कह रहा है कि A.L. क्रोबर का जो फेमस ऐसे है जिस सुपर ऑर्गेनिक नाम से, द सुपर ऑर्गेनिक, पब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर में? 1970, ये भी याद कर लेना है। क्लैरिफाइड द डिस्टिंक्शन बिटवीन, किसके बीच में उन्होंने डिस्टिंक्शन करा था अपने इस ऐसे में? सुपर ऑर्गेनिक, जहाँ पर वो कल्चर को सुपर ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, ओके। तो मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने किसको सुपर ऑर्गेनिक बोला था? कल्चर को बोला था। तो ऑब्वियस सी बात है किसको इन्होंने क्लैरिफाई किया था डिस्टिंक्शन किसके बीच में? कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हु कॉल्ड क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म एज स्यूडो हिस्टोरिकल एंड कंजेक्चरल हिस्ट्री। देखिए ये क्वेश्चन सीधे आपके इग्नू की नोट से आया है एकदम, अगर आपने पढ़ा होगा या फिर EPG पाठशाला वहाँ की नोट से आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कि आपसे पूछ रहा है कि किसने क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को स्यूडो हिस्टोरिकल, स्यूडो मतलब जहाँ भी स्यूडो वर्ड लगा मैंने आपको कई बार बताया,
फॉल्स हिस्ट्री की बात हो रही है, ये कंजेक्चरल हिस्ट्री किसने कहा था, ठीक है। देखिए किसने कहा था, ये कहा था A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने। ऐसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन वहीं से आया है, ऐसे क्या है, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इसको क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को स्यूडो हिस्टोरिकल और कंजेक्चरल हिस्ट्री तो ब्राउन ने कहा था। मेलिनोस्की ने कहा, क्या कहा था, ये भी आप यहीं पर नोट कर लो। मेलिनोस्की ने कहा था इसको लिम्बो ऑफ कंजेक्चरल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। ये दोनों आप इसको याद कर लीजिए, मेलिनोस्की ने क्या कहा है और ब्राउन ने क्या कहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 आपसे पूछ रहा है द एनालिटिकल फ्रेमवर्क इन विच अ पर्सन सोशल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी इज कंबाइंड टू क्रिएट डिफरेंट मोड्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड प्रिविलेजेस इज कॉल्ड। मतलब आपसे कह रहा है वो कौन सा एनालिटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें किसी पर्सन की सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को कंबाइन कर दिया जाता है, जिससे एक अलग नया मोड ऑफ डिफरेंशिएशन और प्रिविलेज देखने को मिले, ठीक है, सोसाइटी में। ओके, ऑप्शन है ट्रायंगुलेशन, हेजिमनी, इंटरसेक्शनैलिटी या फिर इंटरसब्जेक्टिविटी। देखिए ये जो डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इंटरसेक्शनैलिटी की, और ये कहाँ से दी गई, एकदम ये डेफिनेशन विकिपीडिया से दी गई है। ओके, विकिपीडिया पे अगर आप देखोगे तो यही सेम डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। अब ये है क्या एक्चुअली, मैं आपको समझाती हूँ और ये आया कहाँ से। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये जो टर्म है इंटरसेक्शनैलिटी, इसको किसने दिया, क्योंकि आज डेफिनेशन पूछी गई है तो कल को ये भी पूछा जा सकता है कि किसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करा है। ओके, तो पहले तो आप वो नाम नोट, तो ये टर्म किसने दिया है, किम्बरले क्रैनशॉ ने। ओके, अब बात करते हैं ये टर्मिनोलॉजी आई कहाँ से। ये टर्म सबसे ज़्यादा जहाँ हम इसको देखते हैं, जहाँ यूज़ होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत, अगर आपको फेमिनिज्म का, फेमिनिस्ट वेव का नॉलेज है तो आपको पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया देती हूँ। देखिए आपको आप सबको पता होना चाहिए कि 4 अभी तक 4 मेन वेव्स आई हैं फेमिनिस्ट, ठीक है, 4 मेन वेव आई। पहली वेव क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताती हूँ। पहली वेव में राइट टू वोट की बात हुई, ठीक है। पहली वेव क्या थी, राइट टू वोट, जिसको और क्या बोलते हैं, सफराजिस्ट मूवमेंट बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। राइट टू वोट, पहले बात की गई कि हमें वोटिंग राइट दी जाए, पहली वेव में। सेकेंड वेव में किस बारे में बात, इक्वल लीगल एंड सोशल राइट्स की बात हुई। ओके, थर्ड वेव जो आती है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। अब ये क्या है भी समझाती हूँ। और फोर्थ वेव तो मुझे लगता है जिसको ये 3 नहीं पता होंगे, फोर्थ तो जरूर पता होगा, #MeToo, ठीक है, जो कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चला, सोशल मीडिया का इसमें यूज़ हुआ बहुत, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, इसको इंटरनेट बेस्ड फेमिनिस्ट वेव भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट वेव आई हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, वो अलग है, ठीक है। ये 4 वेव है इंपॉर्टेंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पहला तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपसे वोट राइट, मतलब कि वोट करने के राइट मांगे गए, फिर इक्वल लीगल सोशल राइट मांगे गए। Me Too आपको पता ही है क्या है। बात आती है इंटरसेक्शनैलिटी की, ये समझना है, ठीक है। देखिए इंटरसेक्शनैलिटी इसलिए आया कि शुरू में क्या होता था, केवल जो वाइट वीमेन थी उनके ऊपर ही फोकस किया जाता था, ठीक। वो वही अपने राइट्स के लिए बोलती थी, उन्हीं की बात होती थी। लेकिन इंटरसेक्शनैलिटी जब ये आया तो इन लोगों ने कहा कि आपको केवल वाइट विमेन नहीं, आप अलग अलग सेक्शन के लोगों को भी देखिए ना, जो डिसेबल्ड है, जो जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, ठीक, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, इन सब की आप बात करिए, ठीक। तब ये इंटरसेक्शनैलिटी की बात हुई, जो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहाँ पे पर्सन के सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटीज को कंबाइन करके एक डिफरेंट मोड ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर प्रिविलेज बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 आपसे पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंसिव बारोइंग ऑफ aspects of culture in the context of superordinate and subordinate relation between societies usually occur as a result of external pressure is called। आपसे कह रहा है कि एक प्रोसेस है जिसमें एक्सटेंसिव बारोइंग हो रही है कल्चर के अलग अलग एक्सपेक्ट की, किसके बीच में सुपर ऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट रिलेशन है, ठीक है, दोनों सोसाइटीज़ के बीच में, और इसके हो क्यों रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, ठीक है। किस तरह का, देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना अलग अलग कल्चर, एकल्चरेशन, इनकल्चरेशन, एसिमिलेशन, तो यही सारे हैं। इन सबको मैं अलग से एक वीडियो में आपको समझाऊंगी, बट अभी मैं आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ और उसको समझाती हूँ। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है एकल्चरेशन। अब एकल्चरेशन में क्या होता है, एकल्चरेशन में एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के कल्चर को क्या करती है, अडाप्ट करती है, फुल्ली नहीं अडाप्ट करती, मतलब फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, पूरी तरीके से कल्चर नहीं चेंज होगा, ठीक है, फुल्ली चेंज नहीं होगा, ठीक, लेकिन उसके कुछ एक्सपेक्ट जो है, ठीक है, एक्सटेंसिव बारोइंग ऑफ एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट्स ऑफ कल्चर, सम एक्सपेक्ट जो है कल्चर के वो क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। जैसे इंडिया में आपको पता है कि वेस्टर्नाइजेशन एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, इंडिया में बहुत दिन तक ब्रिटिशर्स रहे, ठीक है, ब्रिटिश है, तो उनके रहने के कारण हमारे हम दोनों दो कल्चर के बीच में क्या हुआ, कल्चर का एक्सचेंज वो किस में आता है, एक कल्चरेशन में आता है, ठीक। जैसे और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज आपको देखने को मिलता है इंडो वेस्टर्न टेस्ट ना। आप देखते हो ना कि लड़के क्या करते हैं, जीन्स कुर्ता पहनते हैं, लड़कियां जीन्स कुर्ता, मतलब लड़के लड़के हर तरह के लोग, अगर आप देखो तो आपको एक इंडो वेस्टर्न पहनावा हमें देखने को मिलता है। तो वो क्या है, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है एक कल्चरेशन का, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फुल्ली जो है कंप्लीट चेंज नहीं होता, कुछ पार्ट ऑफ अदर कल्चर हम लोग क्या करते हैं, उसको अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको दिया किसने था, इसको जॉन पॉवेल ने दिया था। तो ये भी आप नोट कर लो, कभी आपसे पूछा भी जा सकता है, जॉन पॉवेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक। इसके अलावा इनकल्चरेशन, एसिमिलेशन, इन सब पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इनकल्चरेशन ये जो टर्म है, इसको हर्स्कोविट्ज़ ने दिया था, ये क्या है अलग से मैं आपको समझाऊंगी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है द लोएस्ट डिपॉजिट आर फॉर्म्ड बाई। तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको 2023 का जो पेपर अभी डिस्कस किया था रिसेंटली लास्ट, उसमें मैंने आपको ये सारे डिपॉजिट्स बताए थे। तो ये कौन बनाता है, ये विंड की एक्टिविटी की वजह से होता है कि हवा जब उड़ा के ले जाती है ना मिट्टी वगैरह को और एक जगह इकट्ठे कर देती है, तो उसको लोएस्ट डिपॉजिट बोलते हैं, ओके। सो ये तो हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप एक चीज़ देखो, जो कि अब तो पेपर ऑफलाइन होने वाला है, जब ऑनलाइन पेपर होता था तो मैंने इस चीज़ का नेट के एग्जाम में यूज़ करा है, आप लोग भी करते होंगे। अगर पेपर दोनों मीडियम में अगर इस बार भी आता है हिंदी इंग्लिश ऐसे करके, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन का आपको नहीं पता है कि ये डिपॉजिट लोएस्ट डिपॉजिट कौन बनाता है, ठीक है। तो अगर आप इसका हिंदी में अगर आप यहाँ पर ट्रांसलेशन देखो तो यहाँ पर लिखा है पवन नोड मृत्तिका, मृत्तिका पवन नोड, मृत्तिका मतलब मिट्टी ना, मिट्टी का भंडार हो गया, पवन नोड मतलब पवन हवा की वजह से। तो यहाँ पर से आप ये आंसर पता कर सकते थे, विंड एक्टिविटी ना। तो अगर पेपर दोनों में आता है हिंदी इंग्लिश बगल बगल में, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, देखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है द टॉपिकल इज़। तो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैंने आपको मेगालिथ पढ़ाया, तो वहाँ मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था और मैंने कहा था कि मैं आपसे इंडियन मेगालिथ पढ़ाऊँगी मैं आपको, बट बीच में मैं अभी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई 24-25 दिन से आप लोगों को। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको इंडियन मेगालिथ पर भी एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टॉपिकल जो है वो एक तरीका का क्या है, वो भी क्या है, इंडियन मेगालिथ का टाइप है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, और ये कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आप इसको, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है बरियल टाइप हो जाएगा, क्योंकि एक मेगालिथ है, ठीक है, केरला में पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है द क्लैक्टोनियन एंड लेवोल्यूशन टेक्निक आर नेम्ड आफ्टर। ये जो टेक्निक है क्लैक्टोनियन टेक्निक, लेवोल्यूशन टेक्निक, इनका नाम कैसे। तो देखिए ये जो क्लैक्टोनियन और लेवोल्यूशन है, ये क्या है, साइट है, ठीक। यहाँ से जो भी आर्टिफैक्ट्स टूल्स मिले हैं, उनको बनाने में जो टेक्निक यूज़ की गई है, ठीक है, तो उसका नाम ही उस टाइप साइट के नाम पे रख दिया गया कि ये क्लैक्टोनियन है, ये लेवोल्यूशन है, ठीक है। जैसे क्लैक्टोनियन कहाँ है, ये लंदन में पड़ता है, लेवोल्यूशन कहाँ है, ये पेरिस के सब अब एरिया में पड़ता है, ओके, ठीक। तो ये क्या है, साइट के नेम पे है, ओके। 24 आपसे पूछ रहा है द कैटल हायुक एंड सेनिडार, ये आर क्या है ये, ठीक है। तो ये एकदम आपके सिलेबस से ही ये दोनों साइट आई हैं, ओके, ठीक, आपके सिलेबस में है। और मैं बार बार कहती हूँ कि सिलेबस में एक बार साइट जरूर सारी देख लीजिए, इंडियन और जो आपकी यूरोप की साइट है बहुत अच्छे से लिखी हुई है, ठीक है। सो उनके बारे में पढ़ के जरूर जाइए। और मैंने इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है कैटल हायुक और सेनिडार पे, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ अभी तक डिस्कस करे हैं। और मैं एक चीज़ जो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे पूछा गया, आपसे पूछा जा रहा है यूरोप की साइट है, नियर ईस्ट की हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हैं, या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है। और इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, चाहे वो इंडिया की हों और चाहे वो वर्ल्ड की साइट हो, और इसके साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ जो ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड साइट हैं, कि अगर आप पढ़ रहे हो अच्छा चौकेटियान है तो ये चाइना में पड़ता है, ठीक है, या फिर आप कोई यूरोप की साइट पढ़ रहे हो, या फिर कोई आप अफ्रीकन साइट पढ़ रहे हो कि अच्छा यहाँ से निएंडरथल मिला था, यहाँ से होमो इरेक्टस, तो आप आपके क्या पोजीशन है ये आप ज़रूर ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लिया जाएगा और फिर आप बस याद किए रह जाओगे कि अच्छा चौकेटियान में ये मिला था, ये मिला था, अब आपको पता ही नहीं है कि वो चाइना में है, ठीक है। और आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कहाँ पड़ता है, एशिया, मतलब मैप पूछ लेगा एशिया यूरोप ऐसे पूछ लेगा, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, और आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक। तो इस चीज़ पर जरूर ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए पहला की साइट है कैटल हायुक साइट है, ये है टर्की की साइट, जिसको आप तुर्की बोलते हैं, ओके, नेम बदल दिया गया है। और दूसरी जो सेनिडार है ये कहाँ की है, ये इराक की साइट है, ठीक है, सेनिडार केव्स इसको बोलते हैं। इसमें अलग अलग केव हैं, तो एग्जाम में पूछा जाता है केव नंबर 1, 2, 4, ठीक है। जैसे यहाँ से किस लिए फेमस है, पहले कैटल हायुक जो है ये टर्की की नियोलिथिक साइट है, ठीक,
और आप इसका अगर आप गूगल करोगे इसकी इमेज तो आपको बहुत अच्छे एकदम वेल डिफाइंड जिसको कहते हैं नियोलिथिक साइट आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा जो सनीडार केव्स है इराक में जो कि मिला था, यहाँ ये किस लिए फेमस है, यहाँ से निएंडरथल, ठीक है, निएंडरथल के स्केलेटन मिले थे। और इसकी जो केव नंबर 4 है वो फेमस इसलिए है कि यहाँ पर बरियल का बहुत अच्छा देखने को मिला था, वहाँ पे फ्लावर्स मिले हैं बरियल में, कि किसी को बरी करके ऊपर से फूल वगैरह डाल दिया जाए ऐसा कुछ। तो केव नंबर तो अलग अलग इसकी केव है, ठीक है, वहाँ से अलग अलग, जैसे कहीं पर पूरा स्केलेटन मिला है, कहीं पर केवल स्कल ही मिला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सनीडार से आपको निएंडरथल के लिए फेमस है और केटल हाइव जो है नियोलिथिक साइट है कहाँ की, टर्की की, ठीक। अब आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं रब कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे इसकी पोजीशनिंग पूछी जा रही है। तो अब देखिए अगर आपको इतना भी आइडिया होता कि ये नियोलिथिक साइट है, जैसे मैंने आपको बताया कि केटल हाइव नियोलिथिक साइट है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इंडिया की, तो ये तो कट गया, ठीक, क्योंकि ये आपको बताया मैंने टर्की की और इराक की है, ये भी हट गया, ठीक। फिर कैटल ब्रीडिंग साइट ऑफ यूरोप, ठीक, तो ये भी हट गया, ठीक है। अब बच्चा कौन, अर्ली फार्मिंग साइट ऑफ नियर ईस्ट की तरफ है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखो तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ना, है कि नहीं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्पेशली जब हम लोग साइट्स की बात करते हैं। ओके, सोनियन कल्चर इज कैरेक्टराइज बाई, जो सोहन कल्चर है वो कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, स्प्लिट पेबल टेक्नोलॉजी से, टॉर्टॉइस कोर्स से, कि फ्लूटेड कोड टेक्नोलॉजी से, कि पैक्ड एंड पॉलिश टेक्नोलॉजी से। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्प्लिट पेबल टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा सोहन कल्चर पेबल टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछ रहा है, द कोलोपिनी सब फैमिली ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम सर्कोपिथिसिनी सब फैमिली बाय द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं कि सर्कोपिथिसिनी कोलोपिनी ये कहाँ पे दोनों आती हैं, ठीक है, कहाँ है। सो अगर आप देखो तो ये आपका जो कैटाराइनी वाला डिवीज़न है, ठीक है, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। तो इसके अंदर फर्दर जब हम क्लासीफाई करते हैं तो सर्कोपिथिक्वाइडिया आता है, सर्कोपैथीक्वाइडिया। इसे मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग कुछ नहीं, प्राइमेट का कुछ नहीं, मुझे पता है बहुत लोगों को ये टॉपिक बहुत बोरिंग लगता है, कुछ नहीं, एटलीस्ट आप क्लासिफिकेशन एकदम दिमाग में याद करके बैठो, बहुत हेल्प मिलती है। और इधर क्या आता है, सर्कोपिथिक्वाइडिया, और इधर क्या आता है, होमिनोइडिया, ठीक है। सर्कोपिथिक्वाइडिया को जो फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सर्कोपिथिसिडी मिलता है, सर्को फैमिली मिलती है सर्कोपिथिसिडी, ठीक। अब ये जो सर्कोपिथिसिडी फैमिली है जिसको हम लोग ओल्ड वर्ल्ड मंकी बोल रहे हैं, इसको जब फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सर्कोपिथिसिनी, और इधर क्या मिलती है, कोलोबिनी। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कोलोबिनी और ये जो सर्कोपिथिसिनी है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मेंबर का भी आइडिया दे देती हूँ। जैसे सर्कोपिथिसिनी में कौन आता है, सर्कोपिथिसिनी में जो इंपॉर्टेंट मेंबर है वो है मैकैक, बबून्स, ठीक, ये सर्कोपिथिसिनी है। तो अगर आप इसका फोटो देख लोगे, इसकी पिक्चर देख लोगे तो आपके दिमाग में और आइडिया, आप एक और डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। और कोलोबिनी में कौन आता है, कोलोबिनी में लंगूर आता है, जैसे हनुमान लंगूर, आपने नाम सुना हो, हनुमान लंगूर, ठीक। तो ये सब किस में आता है, कोलोबिनी में। अब आपसे डिफरेंस किसके बीच में पूछा रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा रहा है कि हनुमान लंगूर और मैकैक के बीच में डिफरेंस क्या है। आई होप आपको आइडिया मिल गया, ठीक। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, सबसे जो एकदम कॉमन डिफरेंस है, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये पता होना चाहिए, क्या पता कभी क्वेश्चन में ही आ जाए। ये जो कोलोबिनी होते हैं ये क्या होते हैं, लीफ ईटर्स होते हैं, लीफ ईटिंग होते हैं, ठीक है, पत्तियाँ खाते हैं। लेकिन ये जो सर्कोपिथिसिनी होते हैं, मतलब मैकैक वगैरह, बबून वगैरह, ये सब क्या होता है, नॉन लीफ ईटर्स होते हैं, नहीं पाई जाती, ओके। और सेक्युलेटेड स्टमक पाए जाते हैं, ठीक, जो आपके यहाँ पेपर में पूछा गया है। और इनमें क्या होता है, इसमें सेक्युलेटेड स्टमक जो है वो नहीं पाया जाता और चीक पाउच पाया जाता है। चीक पाउच किस लिए होता है, टेम्परेरी फूड के स्टोरेज के लिए, ओके। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जैसे मैंने इसको मार्क भी करा है कि ये जो होते हैं इनमें सेक्युलेटेड स्टमक जो होता है कोलोबिनी में वो पाया जाता है और एब्सेंस ऑफ चीक पाउच नहीं होता है, क्योंकि ये अपने फूड को टेम्परेरी स्टोर नहीं करते, जो कि सर्कोपिथिसिनी करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, सेक्युलेटेड स्टमक एंड एब्सेंस ऑफ चीक पाउच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है, द अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज डिस्कवर्ड एट, ओके। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल का एविडेंस मिला था, फॉसिल मिला था, कहाँ से मिला था, ठीक है। तो ये मैंने ज़्यादातर साइट आपके साथ डिस्कस करी और पहले भी आपको बताया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, हथनौरा होगा। हथनौरा में अरुण सोलंकी ने यहाँ से नर्मदा मैन, ठीक है, यहाँ से उसका स्कल डिस्कवर किया था ना। और ये कहाँ पड़ता है, ये हथनौरा कहाँ पर, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, ठीक। वहाँ पर एक विलेज है हथनौरा विलेज,
वहाँ से अरुण सोलंकी ने नर्मदा मैन को डिस्कवर किया था। ओके, सो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सिकल सेल जीन एंड मलेरिया वॉज एस्टैब्लिश बाई, किसने मलेरिया और सिकल सेल जीन के बीच का जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करा था। देखिए, मैंने आपको जब पिछली बार मैं 2023 का पेपर सॉल्व करा रही तो वहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि प्लीज़ आप लोग प्लीज़ JVS हेल्डेन के बारे में रिसर्च करिए और खुद से पढ़िए, ठीक है। एक बार इनके बारे में खुद से रिसर्च करके पढ़िए, इन्होंने बहुत वर्क करा है, ठीक। लेकिन अभी आप कहोगे मैम JVS हेल्डेन का तो यहाँ पर नाम ही नहीं, आप इनका नाम क्यों ले रही हैं? ये ज़रूरी है, इसी वजह से इनका नाम ले रही हूँ क्योंकि इनका इससे रिलेशन है। देखिए, JVS हेल्डेन ने सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया पे रिसर्च करी थी और करके एक अपनी हाइपोथेसिस दी थी, मलेरिया हाइपोथेसिस, ठीक है। इसी हाइपोथेसिस पे फर्दर जो है AC एलिसन, जो कि हमारे करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, AC एलिसन ने इस पे फर्दर रिसर्च करा था और रिसर्च करने के बाद ये बता रहा है कि हाँ, सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया के बीच में एक रिलेशन है, ठीक। तो इसलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे पास टाइम होगा मैं जरूर पढ़ाऊँ, प्लीज़ इनके बारे में कुछ नहीं, आप ज़रा सा विकीपीडिया पर रिसर्च कर लो, ब्रिटानिका से, आप कहीं से भी इनके बारे में जरूर पढ़ो, इन्होंने बहुत काम करा है और वो क्वेश्चन भी आ रहा है एग्जाम में बार बार, ठीक है ना। तो प्लीज़ इनके बारे में पढ़िए। मैंने आपसे पूछा द टर्म मिनी सैटेलाइट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द जेनेटिक मार्कर, किस जेनेटिक मार्कर के साथ ये टर्म मिनी सैटेलाइट लगा होता है, ठीक। ये ऑलरेडी एक इस तरह का क्वेश्चन एक समझा चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पर मिनी सैटेलाइट टर्म नहीं आया था। देखिए, जब भी आपको सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ठीक, ऐसे टर्म आए तो इसका कहीं ना कहीं किससे मतलब है? फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से मतलब है, DNA फिंगरप्रिंटिंग से मतलब है, ठीक है ना, ठीक। तो ये क्या होता है, ये मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ये ऐसे जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं, जैसे CAG, ठीक है, ऐसे ऐसे रिपीट करेंगे, ठीक है ना। और क्या होता है, इनका मिनी और माइक्रो नाम किस बेसिस पे पढ़ा है कि कितने बेस पेयर्स में होते हैं, ठीक, इस बेसिस पे इनका नाम मिनी और माइक्रो पढ़ा है। ओके, और डिपेंड करते हैं, मिनी में क्या होता है कि C और G ज़्यादा पाया जाता है, माइक्रो में क्या होता है एडेनिन और साइटोसिन ज़्यादा पाए जाते हैं, थाइमिन ज़्यादा पाया जाता है। तो अब इस तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कितने बेस पेयर्स के होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इनका ये किस आपसे पूछा जा रहा है कि किस जो है जेनेटिक मार्कर से एसोसिएट करेंगे, तो किससे एसोसिएट करते हैं? जैसे अभी मैंने यहाँ पर DNA फिंगरप्रिंटिंग नाम भी ले लिया था, आपको आइडिया मिल गया होगा, VNTR से, जिसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट्स। ऑलरेडी इसके बारे में आपको किसी वीडियो में मैंने समझा रखा है कि जब हम लोग पैटर्निटी टेस्ट करते हैं या फिर हम फॉरेंसिक कोई हमको कोई कहीं पर हमने DNA कलेक्ट किया है या फिर हमें कोई फॉरेंसिक टेस्ट करना है, तो वहाँ पर हम लोग VNTR का यूज़ करते हैं और उसमें सैटेलाइट DNA ये टर्म उसी से जुड़ा हुआ है। सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, कोई भी टर्म आए तो ये VNTR, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, कभी पूछ लिया जा सकता है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट्स। अब देखिए, यहाँ पर रिपीट तो हो रहा है, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसको वेरिएबल नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर इंडिविजुअल में अलग अलग होता है, ठीक है, वेरी करता है, ठीक है, इस वजह से इसको वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट्स करते हैं और इसी बेसिस पे हम लोग जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग में, पैटर्निटी टेस्ट में इन सब का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 30 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है, हु फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड द एथनिक ग्रुप डिफर्ड इन देयर एवीओ जीन फ्रिक्वेंसी। किसने सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया, बताया कि जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं वो डिफर करते हैं एवीओ जीन फ्रिक्वेंसी में। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हेस्फिट, और इनका नाम ना H नहीं है, यहाँ पर L होना चाहिए, इनका नाम ल्यूडविक है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर H नहीं, यहाँ पर L होना चाहिए फर्स्टली। और ये क्या है? ये को डिस्कवरर मान जाते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है, को डिस्कवरर है, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, मतलब 30 to 60, ठीक है, ये 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज जो हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर अच्छा लगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वो भी लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।